अगर आ जाएंगे मैडम आ जाती है। आप क्लास कर बच्चों को क्लास करेंगे फॉर्म भरने के लिए 2 से बच्चों का क्लास होता है। क्या कह रहे हैं कि वो फार्मेसी का किस चीज़ का फार्मेसी को ध्यान हो रहा है हमारे यहाँ का तो नहीं ना DPSC का हो रहा है सर वो टीचर वाला से हमसे मतलब तो नहीं ऐसा होता है तो नहीं तो वहीं चलो फिर बैठेंगे लेट अभी कहाँ चलेगा 9 से 10 चल रहा था ये कहेगा तो ये डाला हुआ था इसमें और आप आगे हाँ चलिए सर very warm good morning to you all. ऑडियो A warm good morning to you all from JD Women's College, a constituent unit of Patliputra University. और सभी गणमान्य बंधुओं का JD Women's प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन है। Today's conference is Indian knowledge, vision, tradition for national development, world peace and harmony. राष्ट्रीय विकास note that our Indian knowledge system comprised of ज्ञान, विज्ञान and जीवन दर्शन that comes out of experience, observation, experimentation and rigorous analysis. अनुभव, अवलोकन, प्रयोग, कठोर विश्लेषण से संयुक्त है हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। Indian knowledge system is based on a deep understanding of human being as well as देव कुटुंबकम। इसी भावना पर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित है। इसे मैकलुहान ने ग्लोबल विलेज की संज्ञा दी है। सच कहें तो एक प्रक्रिया और प्रवाह के रूप में निर्भरता को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण के इस दौर में युद्ध संपूर्ण विश्व के समक्ष एक चुनौती है। इसलिए वर्तमान विश्व की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता शांति एवं भाईचारे की स्थापना करना है। इस दिशा में आज का ये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन स्थापित करने में विभिन्न विद्वानों और शोधकर्ताओं के मत एक विचार एवं आज हमारे बीच बहुत सारे गणमान्य अतिथि विराजमान हैं। मैं विभिन्न विश्वविद्यालय हूँ। हमारे बीच पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हमारे संरक्षक प्रोफेसर R.K. सिंह जी विद्यमान हैं। वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। सर, मैं आपको मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। हमारे बीच तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी उपस्थित हैं। सर, आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर मीरा कुमारी जी, आज के इस कार्यक्रम के समन्वयक A.K. नाग जी, उपेंद्र सर, आप लोग सब ले चले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्राचीन परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन करने के लिए अपने अतिथियों सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दीपक हमें अज्ञान रूपी है, हमें अपनी वृत्ति को हमेशा ऊपर उठाकर रखना है। ठीक है सर, आप लोगों ने चलाया शिक्षा में सर एक बार सबको हाथ लगे यहाँ सर। ठीक है सर। दीप जल उठा है और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जय सरस्वती मातु शारदे, जय सरस्वती मातु शारदे, जय सरस्वती मातु शारदे, हम तेरे गुण गाते हैं। जय सरस्वती मातु शारदे, हम तेरे गुण गाते हैं। तू दयानी विद्या बुद्धिदायनी, तू दयानी विद्या बुद्धिदायनी, हम सब शीश नवाते हैं। जय सरस्वती मातु शारदे, हम तेरे गुण गाते हैं। नीलावादिनी हंसवाहिनी, अभयदानी करताप निवारिणी, सकल जगत तारणी ब्रह्माणी, सकल जगत तारणी ब्रह्माणी, मुनि जन ध्यान लगाते हैं। जय सरस्वती मातु शारदे, हम तेरे गुण गाते हैं। जो ध्यावे सोई फल पावे, तेरे सुमिरन विहन न शावे। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि, तुझसे ही शांति पाते हैं। जय सरस्वती मातु शारदे, हम तेरे गुण गाते हैं। जय सरस्वती मातु शारदे, गपनी परिसा सा
धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित है तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल जी। थैंक यू। सम्मान कर रहे हैं रमेश जी। कॉमर्स कॉल कर रहे हैं रमेश जी। हमारे महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मंच पर उपस्थित हैं। आज के कार्यक्रम के समन्वयक जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा, उनका भी सम्मान कर रहे हैं रमेश जी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। का विषय है और हम अपने को धन्य समझ रहे हैं कि यह धन्यवाद की पात्रा है कि वो हमेशा इस तरह के मंच के लिए उपस्थित रहती है। जब भी विश्वविद्यालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन मैं किया भी है। सर थैंक यू। एक विमेंस कॉलेज के प्रेक्षागृह में 15 और 16 मार्च को 2 दिवसीय 29वां अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन 2024 पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं ग्लोबल लीडर फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मंचासी सभी विद्वानजनों का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह, जो महाविद्यालय के अभिभावक एवं गार्जियन हैं, महाविद्यालय परिवार उनका स्वागत और अभिनंदन करता है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सर का महाविद्यालय परिवार स्वागत करता है। मंचासी टीपीएस कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर उपेंद्र जी, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स और साइंस के प्रधानाचार्य प्रोफेसर इंद्रजीत राय सर का मैं भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित जितने भी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाचार्य उपस्थित है, मैं सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ग्लोबल लीडर फाउंडेशन के चेयरमैन श्री रमेश त्रिपाठी जी एवं उनकी टीम का महाविद्यालय परिवार स्वागत करता है। इस पूरे सम्मेलन के समन्वयक प्रोफेसर अरविंद कुमार नाग DSW सर एवं महाविद्यालय के पदाधिकारी प्रोफेसर रेखा मैडम, प्रोफेसर बीना मैडम, डॉक्टर बीनू गुप्ता, डॉक्टर अशोक सर, प्रोफेसर अशोक सर, प्रोफेसर मालनी मैडम, प्रोफेसर सुनीता मैडम, प्रोफेसर पूनम मैडम, तकनीकी सहयोगी आनंद जी, शिक्षक कर्मचारी एवं जो पर्दे के पीछे हैं, मैं उन सभी को स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि इन सभी के बदौलत इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए जेजे विमेंस कॉलेज को चयनित किया। यह महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, निजी कॉलेज और गैर सरकारी सहयोग में काम करने वाले शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं का इस महाविद्यालय में स्वागत करती हूँ। साथ ही मीडिया बंधुओं की भी मैं अभिनंदन करती हूँ। आज के सम्मेलन का विषय है राष्ट्रीय विकास, विश्व शांति और सद्भाव के लिए भारतीय ज्ञान दृष्टि रखी गई है। मैं आप सभी प्रतिभागियों को विश्वास दिलाती हूँ कि इस महाविद्यालय में आप सभी को किसी भी तरह की परेशानियाँ नहीं होगी। हम सभी
महाविद्यालय आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातें समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन भारत के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं रमेश त्रिपाठी जी। आज के अनुसंधान सम्मेलन 2024 पर विषय प्रवर्तन करने के लिए और विषय पर गहराई से प्रकाश डालने के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि उनसे अच्छा और कोई आज के विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकेगा। ये निरंतर इस कार्य में लगे हुए हैं और हर जगह जाकर ये इंडियन नॉलेज सिस्टम पर अनुसंधान करवा रहे हैं। आप सबके विचार हमारे देश, हमारे राष्ट्र में एक भाईचारे को कायम करने के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए इस तरह का अनुसंधान भी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। रमेश, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों की मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के संबंध में हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर आर.के. सिंह सर, जिनके बिना ये कार्यक्रम हो पाना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि जब सबसे पहले मेरा उनसे मीटिंग हुआ था तो उस दिन सर ने पहली ही बात में हाँ बोल करके हमारी आधी दुविधा दूर की थी, क्योंकि आज समय जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, डेवलप्ड इंडिया 2047, वो इस विषय के बिना कभी पूर्ण संकल्पित नहीं हो सकता। ऐसा मेरा क्या सब लोगों का मानना है, क्योंकि भारतीय ज्ञान दृष्टि को, परंपरा को जब तक हमने अंडर एस्टिमेट किया है, हमने अपने पुराने मैकॉले सिस्टम पर जब तक हमने ध्यान लगाया था, हमने देखा कि वहां से हम अपने को खुद को गौरवान्वित नहीं कर सकते। द्वितीय, मैं प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल जी, माननीय कुलपति तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, और जो हमारे अग्रश्री हैं, उनका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सर, आपके सहयोग के बिना भी ये कार्यक्रम हो पाना बिल्कुल असंभव था। और मंच पर उपस्थित टीपीएस कॉलेज के प्राचार्य महोदय, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज के प्राचार्य महोदय, और जेडी विमेंस कॉलेज पटना जो हमारा कार्यक्रम स्थल है, प्राचार्य प्रोफेसर मीरा कुमारी जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही बिहार और दूसरे राज्यों से आए अलग अलग विश्वविद्यालयों के शिक्षक जन, रिसर्चर्स और अन्य सभी अतिथियों का मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम के लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारतीय ज्ञान दृष्टि परंपरा का अगर आप सही से अवलोकन करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस पूरी परंपरा में आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। मैं आपको कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू ले जाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि हमारे पास वो क्या विरासत थी जिसको हमने खुद अंडर एस्टिमेट किया था। आप देखिए, जब भारत में मध्यकाल चल रहा था तब पूरे यूरोप में औद्योगिक क्रांति थी। आप लोगों ने कभी इस चीज़ को रैशनलाइज करके और पीछे जाकर के नहीं देखा होगा कि उस समय जर्मनी से मैक्स मुलर इंडिया आए थे। हमारे सारे वेद पुराण सारे हमारा जितना होम्योपैथी था सारा लेकर के ट्रांसलेट कर दिया, और आज जर्मनी जो है होम्योपैथी में सबसे नंबर 1 कंट्री है पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोग तब भी अपने मूल्यों को नहीं समझ पाए। आज समय आ गया है कि हम लोग भारतीय ज्ञान दृष्टि परंपरा को पूर्ण रूप से समझें, उस पर क्रियान्वयन करें। और मुझे इस मंच पर इस बात को साझा करते हुए अति हर्ष की अनुभूति हो रही है कि मैं एक सही जगह पर खड़ा हूँ। मैं एकेडमिशियंस और रिसर्चर्स के बीच में खड़ा हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना तो ये कार्य बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं
चाहे वो जापान से लेकर के जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाहे वो कंट्री कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, जब तक आपके पास एक क्वालिटी ऑफ रिसर्च नहीं है तब तक मोदी जी का संकल्प मात्र एक संकल्प रहेगा। उस संकल्प को लक्ष्य तक ले जाने का कार्य केवल आप लोग करेंगे। और मुझे आप लोगों को बताते हुए अति हर्ष की अनुभूति है कि 2015 से लेकर 2019 तक मैं अमेरिका के एक बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनके 8 कैंपसेस हैं, तो मैं उनके रिवरसाइड कैंपस से अटैच था। और 2019 तक यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के पास 75 नोबेल लॉरेट्स थे, यानी 75 लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के नोबेल प्राइज मिला था। और अगर हम इसी बात को भारतीय संदर्भ में करें, हमारा जो टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको आप कहते हैं, और आईआईटी दिल्ली के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर डीपी कोठारी सर, वो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है बिट्स पिलानी से। उनसे भी मैं बार बार ये बात करता हूँ कि सर हमारे आईआईटी में क्या बात चलता है। आप देखेंगे साल भर में एक बार एक अखबार छपता है, उसमें आता है आईआईटी के बच्चे को 5 करोड़ का पैकेज मिला, आईआईटी के बच्चे को 10 करोड़ का पैकेज मिला। कहाँ चलेगी रिसर्च आपकी? और आप गूगल करके खुद देखिए, मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए, आप गूगल करके लिखिए हाउ मेनी नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम द आईआईटी, यू विल गेट योर आंसर। इसका मतलब अभी बहुत कुछ जरूरी है, क्योंकि बिना रिसर्च के कोई कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। आप मान के चलिए रिसर्च में जब तक, और ये 35 मैंने ऑनलाइन मीटिंग्स इस प्रोग्राम को आज इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दिए, सब पर मेरा रिसर्चर्स को लेकर एक ही फोकस पॉइंट था कि आप लोग अपने रिसर्च, अपने अनुसंधान कार्य को पूर्ण रूप से कीजिए, और जितना आप उसमें अपना, जितना आप कुछ नया निकाल सकते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन हमारे फ्यूचर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उन सब चीज़ों को आप, जब तक ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, हमारे समाज तक नहीं पहुंचेंगी, और हमारा इंडस्ट्री और हमारे इंस्टीट्यूट आपस में मिल करके काम नहीं करेंगे, मोदी जी का संकल्प मात्र एक संकल्प रह जाएगा। ऐसी गोष्ठियाँ, संगोष्ठियाँ हजारों होती जाएंगी और लोग आएंगे सर्टिफिकेट लेके जाते रहेंगे। मैंने फर्स्ट डे बोला था दिस इज नॉट अ सर्टिफिकेट प्रोग्राम। आपको ये नहीं सोचना है कि हम लोग आ रहे हैं पीएचडी के लिए 2 सर्टिफिकेट चाहिए, एक का इंतजाम हो गया, दूसरा आपको कहीं और हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना है। आप लोगों को, आप लोग, क्योंकि जो आज रिसर्च फील्ड से जुड़ चुके हैं वो कल को कहीं ना कहीं शिक्षण जगत से भी जुड़ने वाले हैं, और आपके रिटायरमेंट तक हो सकता है कि रिटायरमेंट एज 65 साल और 70 साल हो जाए, और आपको नहीं मालूम है। मुझे इस मंच पर फिर उस बात को दोबारा कोट करने का अवसर मिल रहा है कि आप लोग उस चीज़ के लिए काम कीजिए जिस चीज़ के लिए आप इस इंडस्ट्री में या आ चुके हैं, या धकेले जा चुके हैं, या कैसे भी आप इस इंडस्ट्री में आ चुके हैं, यानी इस क्षेत्र में आप आ चुके हैं, तो आप अपने को पहचानिए। क्योंकि शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि सृजन और विनाश उसकी गोद में पलते हैं, ये आचार्य चाणक्य का वचन है। और आप लोगों के द्वारा कल तक, यानी आपके रिटायरमेंट पॉइंट तक आते आते डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हजारों लाखों लोगों ने आपके से रूबरू होकर निकलना है। आपकी जो जीवन पद्धति है, आपकी उठ बैठ बात करने का तरीका, आपका एजुकेशन, आपका एकेडमिक, आपका इंप्रेशन उनकी लाइफ पर इन्वॉल्व कितना होता है, आप उनकी जीवन पर कितनी अपनी अमिट छाप छापते हैं, इस चीज से आपका जीवन परिभाषित होता है, ना कि 2-3 लाख रुपए महीने की सैलरी से। मैंने बोल दिया, दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। यू नीड नॉट टू वर्क फॉर बाई प्रोडक्ट, वो तो आएगा आपको काम करना है। आपका प्रोडक्ट क्या है? क्योंकि किसी भी शिक्षक का असली सम्मान उसके छात्रों द्वारा उस शिक्षक को एक लंबे समय तक याद किया जाएगा। क्योंकि हम आज भी जब भी अपने शिक्षकों का ध्यान करते हैं तो हम एक बार अपने कान को जरूर पकड़ लेते हैं इस तरह से कि आज भी हमारे शिक्षक हमारे नजदीक नहीं है। उस मनोयोग से, उस मनोभाव से अगर हम सब लोग अपने कार्य को करेंगे, क्योंकि मैं आज भारत के एक राज्य में खड़ा हूँ, बिहार राज्य में, हो सकता है कि एक लोग झारखंड के हों, एक दो लोग आपके कहीं नजदीक से हो, लेकिन ये जो हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इस पर जो कार्यशालाएं हैं पूरे भारत में आयोजित करनी है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर आर.के. सिंह साहब से मिला था, तो मैंने सर से यही बात की थी कि सर हमको यहाँ पर एक ऐसा मॉडल बनाना है जिस मॉडल को हमें पूरे भारत में प्रत्यारोपित करना है।
क्योंकि भारत के और राज्य, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन के पूरे भारत में 11 और चैप्टर्स भी हैं, नेपाल चैप्टर्स भी है, हमारा बैंकॉक चैप्टर्स भी है, तो GLF चैप्टर्स में। तो अभी यही सब चीज़ें आपकी महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में, केरला में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह ये सब चीज़ें प्रत्यारोपित होनी है। क्यों? क्योंकि माननीय मोदी जी का जो संकल्प है केवल एक जगह बैठ के पूरा नहीं होगा। आप सब लोग अपना काम करते रहिए, मेरा काम जगाने का, मैं जगाने का काम करते रहूँगा। आप लोग अपना काम करते रहिए, अपने विषय में तल्लीनता से घुस करके गहराई से रिसर्च पर काम ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि रिसर्च कैसे होती है इंडिया में, ठीक है ना। उन सब चीज़ों को आप लोगों ने अब उस सिस्टम से हट करके काम करना है। देखिए, जब तक आप लोग पूरी जिम्मेदारी से अपना काम नहीं करेंगे तो वो संकल्प मात्र एक संकल्प रह जाएगा। और 2047 और माननीय मोदी जी जिस मनोयोग से, जिस मनोभाव से उस संकल्प के लिए दौड़ रहे हैं, आप सब लोगों को भी उसी संकल्प के लिए उतनी ही छटपटाहट। और आपके कोई अगर मेरे को मंच से अनुमति होगी तो मैं 1-2 मिनट के लिए कोई छोटी सी बात कोट करना चाहूँगा सर। एक बार एक व्यक्ति सुकरात के पास आए और बोले कि मुझे सफल होना है जिंदगी में। शायद हो सकता है किसी को मालूम हो, किसी को नहीं। तो कहते हैं कि सुकरात का हाइट जो था करीब 7 फीट का हाइट था। तो सुकरात उनको बोले कि अभी शाम का टाइम है, आप ऐसा कीजिए सुबह 4-5 बजे आइए, वो फॉर्मूला मैं आपको सुबह 4-5 बजे देता हूँ। तो उन व्यक्ति ने सोचा कि सुबह का टाइम क्या पता गुरु जी को अच्छा फॉर्मूला देंगे। वो सुबह आ गए सुकरात जी के पास। तो उन्होंने कहा कि चलिए, हाथ पकड़ के ऐसे दोनों लोग नदी के किनारे टहलते टहलते गए और टहलते टहलते फिर वो नदी में प्रवेश किए। घुटने तक पानी आया, जंघा तक पानी आया, कमर तक पानी आया, छाती तक पानी आया। दोनों बात करते जा रहे थे, पूछ रहे थे घर में क्या चल रहा है, काम धंधा कैसा है, बीवी बच्चे कैसे, सब चल रहा है। और जैसे ही उस व्यक्ति के गर्दन तक पानी आया, उन्होंने उसका गर्दन पकड़ के पानी में डुबाया। और जैसे ही उसका गर्दन डुबा के पानी में डुबाया, वो आदमी छटपटाने लगी और हड़बड़ाहट में बोलने लगा, मुझे मार दोगे, मुझे मार दोगे। तो उन्होंने उसको पानी से बाहर निकाल कर ये बोला, जिस समय आपका सर पानी के अंदर था उस समय आपको किस चीज की जरूरत थी? तो उस व्यक्ति ने बोला, उस समय मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो उन्होंने बोला कि जिस दिन अपने जीवन को लेकर आपके मन में इस तरह की छटपटाहट आने लग जाएगी, उस दिन पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज हम सब लोग क्या हो गए हैं, हम सब लोगों ने एक अपने ऊपर एक शेल बना लिया है, एक सेटिस्फेक्शन का सेल बना लिया है। और जिसने कुछ, और मेरी एज तक आते आते तो आदमी इतना भर जाता है कि उसके ऊपर से कुछ डालू तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हमको सब कुछ आता है। मित्रों, मैं आप लोगों से बस इस मंच से यही कहना चाहूँगा, आप लोग मेरे बड़े हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहना चाहूँगा, मेरे साथ के हैं तो एक सलाह के रूप में कहना चाहूँगा। और आप लोग अगर मुझसे छोटे हैं तो आप मुझे अपना अग्रज मान लीजिए, अपना बड़ा भाई मान करके मेरी एक बात को मान लीजिए। अपनी जिंदगी में जो भी आपको कार्य मिला है, अब तो आप इस एजुकेशन और हायर एजुकेशन में आ चुके हैं, तो पूर्ण मनोयोग से, पूरी मेहनत से, और रात को जब बेड पर जाएं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हो, एक सुकून हो कि आज के दिन मैंने कुछ किया है। आपने देखा ना, कभी कभी होता है जिंदगी में कि किसी दिन आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आपको उस दिन सेटिस्फेक्शन रहता है, और बाकी दिन जो ऑर्डिनरी रहता है वो ऑर्डिनरी। लाइफ को बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं लेना, लाइफ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो क्योंकि विषय था तो विषय पर मैं जरा समय दे दिया। अब मैं आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ पैटर्न और हमारे अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय के नाम के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर R.K. सिंह सर का नाम को अनुमोदित करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के समर्थन की आवश्यकता है, आप लोग भी अपना समर्थन दीजिए मेरे अनुमोदन को। मित्रों, ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन मात्र हायर एजुकेशन पर काम नहीं करता। आप GLF की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो यू विल फाइंड वी आर वर्किंग इन द 18 डिफरेंट विंग्स। दे आर द 5 विंग्स फॉर द हेल्थ सेक्टर, इंक्लूडिंग द मेडिकल एजुकेशन, nursing education, paramedical education, health and well-being. There is a different segment, and the second part is the education sector, which belongs to you. It comes under
क्लास 12 एजुकेशन मीन्स द स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन RWHTE, और प्रोफेसर डॉक्टर DB कोठारी सर उसके प्रेसिडेंट है RWHTE। एंड नेक्स्ट वन इज द स्किल इंडिया, जिस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ज़्यादा उनका, कि जब तक हम लोगों के अंदर कार्य कुशलता नहीं आएगी, और आप आज देखिए इस बात को कि UGC जो हायर एजुकेशन में केवल कागजों पे काम करती थी, आज वो भी स्किल इंडिया के आपके कोर्सेज 2 महीने 3 महीने के कोर्सेज वो सब लाने लग गए। और मैं एक बात को इस मंच से कहना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग और सब लोगों तक आप इस बात को पहुंचाइए कि जो लोग खाली नौकरी के लिए सोचते हैं हमें एजुकेशन मिलती है और नौकरी ना मिलने पर गेट के बाहर जाके कहेंगे हाय 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 हमें नौकरी चाहिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के 191 कंट्रीज भी अगर मिल करके नौकरी देने लग जाएंगे ना, तो भारत की जनसंख्या को नौकरी नहीं दे सकते। आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मैं फिर दोबारा कोट कर रहा हूं, 191 कंट्री पूरी दुनिया की अगर भारत की पूरी जनता को नौकरी देना चाहे तो नहीं दे सकते। आप इस बात को समझिए, आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कीजिए अपने काम को। और आप लोगों के लिए तो आप लोग एकेडमिक्स में है, रिसर्च में है, आप लोग चैट जीपीटी जाकर के देखिए ना, अभी 10 लोगों का काम चैट जीपीटी अकेले कर रहा है, आप देख रहे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल बी आउटडेटेड। लिख लीजिए। एजुकेशन के बाद हमारे पास है इकोनॉमी सेक्टर। इकोनॉमी में भी हमारा 4-5 डिफरेंट विंग्स हैं, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग लोग हैं, एग्रीकल्चर से लेकर के सर्विस सेक्टर तक। और फिर हमारे पास आता है इकोलॉजी, क्योंकि बिना इकोलॉजी के अगर आप किसी भी सेगमेंट पर काम करते हैं तो यू विल नॉट फुलफिलिंग द फुल सर्किल ऑफ लाइफ। जीवन के पूरे जीवन को एक वृत्त के रूप में अगर आपको देखना है तो 360 डिग्री आपका सर्किल होना चाहिए, तो उसके लिए आपको इकोलॉजी को कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। तो प्रोफेसर डॉक्टर M.H. मेहता जो कि पद्मश्री हैं और भारत सरकार द्वारा 2012 में उनको पद्मश्री मिला था, और गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर है, वो हमारे ग्लोबल जो गो ग्रीन है उसके प्रेसिडेंट है। और इस तरह से रिसर्च सेक्टर से, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन से जुड़े हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से बस यही आह्वान करना चाहता हूं कि हम उस भारतीय ज्ञान दृष्टि परंपरा को समझें, क्योंकि आज तक अभी क्या हम लोग के माइंड में है कि जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन है और जो आज का मॉडर्न एजुकेशन है, दोनों के बीच में बहुत गैप है, यानी दोनों का कोई रेलिवेंस नहीं है, पुरानी शिक्षा का आज से कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा, हमारी जो वैदिक शिक्षा है, जो हमारा एंशिएंट एजुकेशन है, वो आज भी इतना ही मीनिंगफुल है, बशर्ते कि वो बीच का जो एक पुल था, ब्रिज है, वो ब्रिज टूट चुका था, वो उस ब्रिज को अब दोबारा बुनने का समय है। जिस दिन आप उस ब्रिज को बुन लेंगे, कुछ लोग इधर से काम करें, कुछ लोग उधर से काम करें, और हम लोग जिस दिन वो ज्वाइन कर लेंगे उस ब्रिज को, उस दिन आप देखेंगे आप खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे और पूरा राष्ट्र गौरवान्वित महसूस करेंगे, क्योंकि वो ब्रिज जो टूटा है, बस मात्र उस ब्रिज को ही हमने कंप्लीट करना है। और NEP 2020 में इसीलिए इस बात को समायोजित किया गया, ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन तो UGC पहले से दे रही है, या सारे इंडिया के जितने एकेडमिक्स से दे रहे हैं, अलग अलग जो बोर्ड सब दे रहे हैं, लेकिन उसको एंशिएंट से कैसे जोड़ा जाए। हमारे पास क्या नहीं था बताइए, हमारे पास सिटी प्लानिंग था, हमारे पास मेटलर्जी था, हमारे पास एविएशन था, विमानन हमारे पास में था, क्योंकि जब रामचंद्र जी आए थे तो कहते हैं 40,000 लोग पुष्पक विमान में बैठ के आए थे। आप समझ रहे ना, आज का हमारा जो बोइंग विमान है या 444 है, वो कितना 400 लोगों को लेके चलता है, 40,000 लोग। मेटलर्जी में आप देखिए, हमारे पास अशोका स्तंभ, आपका देखिए कितना पुराना अशोका स्तंभ है, जो मेहरौली में लगा है, लोहे का स्तंभ है, आज तक जंग नहीं खाया उसने। आप देखो क्या लेवल का मेटलर्जी है। आयरन तो रस्टिंग होता है सर, आप तो केमिस्ट्री में है, आपको पता है आयरन में रस्टिंग होता है, लेकिन वो मेहरौली में अशोक स्तंभ है अभी तक रस्टिंग नहीं, और सर खुले में खड़ा है, खुले में लगा है, ऐसा नहीं कि उसको हमने किसी प्लास्टिक के अंदर या किसी शेड में कवर किया। आप ये सब चीजें भारत के पास अपना पुराना था, उसको गौरवान्वित आज के लोगों ने किया दोबारा से। अब मैं अधिक समय ना लेकर के, क्योंकि मुझे पता है कि इस मंच पर बहुत सीनियर और जिनके समय सामने मेरा मन, मेरा
हृदय और मेरा पूरा शरीर मैं हमेशा झुका रहता हूँ, वो लोग भी यहाँ पर हैं। और आप सभी लोग तो अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अपने अपने विषय के सब लोग प्रकांड विद्वान हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अधिक समय न लेकर के मंच की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। रमेश जी की बातों को अगर मैं समग्रता से कहूँ तो उनका कहना है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में वैदिक, स्वदेशी और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य पारंपरिक वैदिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच की खाई को पाटना है और इस बात की गहरी समझ को प्रोत्साहित करना है कि ये दो अलग अलग क्षेत्र कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण गहन अध्ययन और आधुनिक दुनिया में एक साथ एक सह अस्तित्व में आ सकते हैं। इन्होंने जो हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली है NEP 2020 उसको हमारी पुरानी परंपरा जो है उसके साथ जोड़ने का एक दिशा दिया है आपके सामने, और वे चाहते हैं कि हम लोग इसी क्षेत्र में अपने विचारों को व्यक्त करें और अपने उस पर गहन अध्ययन करें कि ऐसा क्या था हमारी पुरानी ज्ञान परंपरा में जो आज इतने वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी वो ज्ञान परंपरा जीवित है और देश नहीं बल्कि विदेश के लोग भी उसको सीखने के लिए क्यों तत्पर हैं। और ये NEP 2020 में भी उन्हीं बातों को क्यों दोहराया जा रहा है, ये बातें गहन चिंतन का विषय है और इसी पर उन्होंने प्रकाश डालने के लिए इस अनुसंधान समारोह का आयोजन किया है। बीच में थोड़ा सा व्यवधान लेती हूँ। हमारे बीच हमारे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति श्री प्रोफेसर गणेश महतो जी उपस्थित हुए हैं। आज के इस समागम में सर आपका स्वागत है। मैं गणेश जी से निवेदन करूंगी कि सर को पुष्प गुच्छ देकर इनका सम्मान करें। प्रणाम जैसा कि मुख्य अतिथि हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के माननीय कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल जी, मैं सबसे पहले अपने मुख्य अतिथि को यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर जवाहर लाल जी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पद पर सुशोभित हैं, उसे एक नई दिशा देने के लिए कृत संकल्प हैं, वह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ग्लोबल लीडर फाउंडेशन न्यू दिल्ली और पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पटना के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस जिसका थीम है इंडियन नॉलेज विजन ट्रेडिशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट, वर्ल्ड पीस एंड हार्मोनी के अवसर पर इस JD विमेंस कॉलेज के सभागार में उपस्थित इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर RK सिंह साहब, प्रत्येक कुलपति पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय महतो जी, TPS कॉलेज के प्रधानाचार्य और कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रधानाचार्य इंद्रजीत भाई, इस विश्वविद्यालय के DSW AK नाथ साहब और इस महाविद्यालय की प्रधानाचार्य मीरा जी, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विश्वविद्यालय से आए हुए शिक्षकगण, प्रधानाचार्यगण, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए डेलीगेट्स एवं मित्रों, मैं सर्वप्रथम इस कॉन्फ्रेंस के जो मेन कर्ता धर्ता हैं ग्लोबल लीडर फाउंडेशन के चेयरमैन रमेश त्रिपाठी जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया है और इसके साथ ही साथ इस कॉन्फ्रेंस के जितने भी
लोग जुड़े हैं, उस कमेटी में हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं बताने ये चाहता हूँ कि इंडियन नॉलेज विजन ट्रेडिशन नेशनल डेवलपमेंट वर्ल्ड एंड पीस एंड हार्मोनी, ये जो सब्जेक्ट है, जो थीम है, इस पर ये मेन थीम है इस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन कॉन्फ्रेंस का नाम है इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा है त्रिपाठी जी का जो ब्राउचर है, उसमें विभिन्न सेक्टर, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज, ये विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपने अपने पेपर जो होगा रिसर्च पेपर वो प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करने के साथ साथ ही उनका एक बुक पब्लिश हो रहा है, उसमें पब्लिश होगी उनकी आर्टिकल, और साथ साथ ग्लोबल लीडर फाउंडेशन के माध्यम से उन्हें अवार्ड भी दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। मैं बताऊं 2 मिनट में कि ग्लोबल लीडर फाउंडेशन से मैं 2009 से ही जुड़ा हूं, क्योंकि 2009 में मैं प्रिंसिपल था BN मंडल यूनिवर्सिटी में, बाद में मैं वीर कुंवर सिंह में बना, तभी से त्रिपाठी जी के साथ हूँ। और देश और विदेश में इनके द्वारा आयोजित जो कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रायः मैं एक्टिव मेंबर के रूप में हिस्सा लेता हूँ। हमारे मित्र सांडिल सर हैं जो अभी रांची में वाइस चांसलर हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पुराने मेंबर हैं। त्रिपाठी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, विभिन्न सेक्टर्स पर काम कर रहे हैं हायर एजुकेशन के अलावे, इसलिए और बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, एक्स गवर्नर, मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोग इसके लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशन की बात क्यों हम लोग आज करने आए हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता इसलिए है कि NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे भारत में करीब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में लागू किया गया। और जहाँ तक बिहार की बात है तो बिहार में मानना होगा, जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति के भगीरथ प्रयास से ही यहाँ लागू हुआ। अगर वो नहीं होते तो इतना जल्द लागू नहीं होता NEP 2020 जो कि लागू हुआ। क्योंकि कुलपतियों के मीटिंग में उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे बिहार में लागू करना है। न सिर्फ लागू हुआ बल्कि उसके अनुसार सिलेबस बने और परीक्षाएं हो गई, रिजल्ट भी हो गया सेमेस्टर 1 का, सारे कार्य जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी, उसकी क्या आवश्यकता थी? क्यों आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? इसलिए कि इसकी पहले की जो पॉलिसी थी एजुकेशन, वो ब्रिटिश या कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम पर आधारित, जो ब्रिटिश कल्चर एंड सिविलाइजेशन पर आधारित थी। जब अंग्रेज जाते जाते या उसके पहले उन्होंने कहा कि भारत में विश्वविद्यालय खोलो, तो आपने देखा कि मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और 2-3 बड़े बड़े यूनिवर्सिटी खुले। और वो जो यूनिवर्सिटी खुली वो ब्रिटिश सिविलाइजेशन और कल्चर के आधार पर खुली। जब आप NEP 2020 के बारे में पढ़ेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इट इज बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यू एंड कल्चर एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम। ये है कि हमारा जो NEP 2020 है वह भारतीय मूल्यों, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान पर आधारित। यह है इसकी पहली खूबसूरती।
सवाल उठता है कि ऐसा क्यों बनाया गया। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो यह है कि आप जानते हैं कि भारत की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। यहाँ की आबादी पूरे विश्व में 700 करोड़ लोग हैं, पब्लिक 700 करोड़ का पॉपुलेशन है, और उसमें 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। इतनी बड़ी जनसंख्या में अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या, लोगों को रोजगार देना यह एक बहुत बड़ी समस्या है। अब रोजगार सरकारी क्षेत्रों में नहीं है, या तो प्राइवेट सेक्टर में है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आज हम बात कर रहे हैं। तो जब पॉलिसी बनी तो उस पॉलिसी में ये समाहित किया गया कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो कहा गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन, टू इनकलकेट द स्टूडेंट्स multidisciplinary and holistic education, by which they can be made self-reliant। ऐसा एजुकेशन जो मल्टी डिसिप्लिनरी है, फिजिक्स के लड़के भी संस्कृत पढ़ें, मैथमेटिक्स के लड़के भी कॉमर्स का कुछ पढ़ लें, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लें। तो जो पहले जो बात थी कि हम फिजिक्स ऑनर्स हैं, हम केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, तो हम कॉमन अकाउंट्स के ऑनर्स हैं, वो सब बात जो है हट करके अब सब लोग जो है सब कुछ पढ़ रहा है। जो आप लोग शिक्षक हैं, इसमें कुछ छात्र भी होंगे तो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, इससे आप वाकिफ हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी और होलिस्टिक डेवलपमेंट का मुख्य कारण ये है कि टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत बनाना, प्रधानमंत्री जी की योजना। फिर आया कि विकसित भारत 2047, लेकिन सभी के पीछे जो गूढ़ चीज है वो है शिक्षा प्रणाली। वो शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है, NEP 2020 का पूरा 229 पेज या 429 पेज का है, वो पढ़ जाइए। उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हमारे इंडियन वैल्यू एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर का तो महत्व दिया गया, उसमें भाषाओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे संस्कृत की भाषा, हिंदी की भाषा, पाली की भाषा, और इसको कहता है कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की बात है। इसमें जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ट्रेडिशनल एजुकेशन की जगह वोकेशनल एजुकेशन, वैसा एजुकेशन जो लोगों को रोजगार प्रदान करे, उस एजुकेशन पर एम्फेसिस दिया गया, जिससे कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार प्राप्त हो। तो ऐसी हमारी शिक्षा है NEP 2020, और मैं बताना चाहता हूँ कि इस शिक्षा नीति में इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमुखता से जोड़ा गया है, दबाव दिया गया है कि आप बताओ कि हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो कैसा था। लेकिन इसकी सफलता, NEP 2020 की सफलता किस पर निर्भर करती है? आप लोगों पर निर्भर करती है, आप प्रिंसिपल पर निर्भर करती है, आप शिक्षकों पर निर्भर करती है कि आप कितना जानते हो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। आप सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप फिजिक्स के एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन भारतीय परंपरा के बारे में कोई पूछे तो हो सकता है कि आप नहीं बताएं। इसलिए NEP 2020, जिसके सेंटर में समाहित है इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसकी जानकारी जब तक शिक्षकों की नहीं होगी तब तक NEP 2020 पूर्णतः सफल नहीं हो सकता है। इसलिए इन शिक्षकों को न सिर्फ जानकारी होनी चाहिए, बल्कि रिफ्रेशर कोर्स, ओरिएंटेशन कोर्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बताया जाना चाहिए। और भारत सरकार ने इसके लिए, आप लोगों को मालूम होगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर और मालवीय मिशन द्वारा ये दो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर
आप अगर इंडियन नॉलेज सिस्टम का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, रिफ्रेशर कोर्स करना चाहते हैं, तो आप जाइए, वहाँ पर सारे सिलेबस बने हुए हैं, सारे चीज़ है। और जो आपको ये कोर्स जब करेंगे तो जानकारी होगी, आपको रुचि पैदा होगी और सकारात्मक सोच आएंगे कि वास्तव में इंडियन नॉलेज सिस्टम की अभी की वर्तमान युग में क्या आवश्यकता है। अभी हमारे किसी मित्र ने, सर त्रिपाठी जी ने अभी तुरंत बताया एरोप्लेन के बारे में। उसके पहले चले जाइए न्यूटन के सिद्धांत के बारे में। यह 1666 की घटना है, जब न्यूटन को ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। लेकिन न्यूटन से हजारों वर्ष पूर्व गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण पर बहुत सारे इपिक्स हैं, महाकाव्य हैं इसी भारत में, जो यह बताते हैं कि हजारों वर्ष 1666 के पहले ये मध्य गुरुत्वाकर्षण की बात कही गई है। और हर चीज का साइंस में या किसी चीज में एविडेंस होता है, तो इसका एविडेंस हमारे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण का जो 1666 में न्यूटन की बात आई, उसके पहले हमारे लोगों ने अपने महाकाव्य में गुरुत्वाकर्षण की बात की। आप चले जाइए, ये जो कौन प्लेन कह रहे थे जी, अरे हवाई मार्ग, पुष्पक विमान के बारे में, पुष्पक विमान के बारे में राम जी का बाराती लेकर के चले आए। आजकल हर घर में राम की बात आ रही है, राम आएंगे, झोपड़ी में आएंगे, राम आएंगे, पूरा देश दुनिया सब कुछ जान गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस सीता को भी याद करें जिसका अपहरण उसी विमान से रावण ने किया। यह त्रेता युग की बात है। हमारा जितने जो वैदिक हैं और इस विमान का जो आधुनिक विमान जो आप देख रहे हैं, उसका आविष्कार करने वाला कौन था? मिस्टर राइट ब्रदर्स, जिसने 1903 में विमान का आविष्कार किया। लेकिन उसके पहले हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जो त्रेता युग की सीता हरण की कहानी और राम जी की बारात की कहानी इस बात का पुष्टि करता है कि विमान तो पहले ही भारत, हमारा देश पहले ही बना चुका था। ये सब चीजें अपने आप में मैं ये कह रहा हूं कि हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम कितना मजबूत था, भारतीय ज्ञान कितना ताकतवर था। जो आज की बात कर रहा है गुरुत्वाकर्षण, जो हवाई जहाज की बात हो रही है, वो तो पहले कब भारत में हो चुका था। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। क्योंकि मैं कॉमर्स का आदमी हूँ, इसलिए थोड़ा इतिहास के बारे में कम पता होता है। मैं आपको बताऊं कि इस प्रकार भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत भारतीय विरासत को संरक्षित रखते हुए उसको संरक्षण, प्रोटेक्शन देना है। कभी दीमक न खा जाए। कुछ लोग देख लीजिए, नालंदा का लाइब्रेरी मिस्टर खिड़जी ने पूरा जला दिया। तो हमारी जितनी जो विरासत की चीज़ें हैं उनको प्रिजर्व करना, उनकी संरक्षण करना हम भारतीयों का पहला कर्तव्य है। और इसके साथ ही साथ इंडियन नॉलेज सिस्टम में यह बताया गया है कि भारतीय विरासत या इंडियन नॉलेज सिस्टम के द्वारा जो हमारे प्राचीन निराकरण के जो उपाय हैं उसका आधुनिक जो समस्याएं हैं उसको कैसे निपटारा कर सकते हैं। मैं उल्टी बात मत समझना, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि हमारा जो पहले का इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो बातें, जो टेक्निक्स, जो मेथड्स, जो चाहे वो दवा हो, दारू हो, वो खाने पीने की चीज़ें हो, अब तो आ गया। आप कब चाय पीने के लिए जाते हैं, कहीं गाड़ी लगाते हैं, वहाँ गाड़ी लगाते हैं जहाँ पर चुक्कड़ वाला चाय मिले। अरे भाई चुक्कर वाला ही कहाँ से आ गया चुक्कर का चाय? पहले तो नहीं होते थे, सब लोग कप प्लेट तो कागज की चाय में पीना शुरू किए। तो मेरे कहने का मतलब सभी चीजें बदल रही है। बड़ी खाते थे खूब, ये जो अभी मॉडर्न भोजन सब अब तो आ गया कि मोटा अनाज
सब लोग खोजे जा रहा है कि मोटा अनाज कहाँ से खाओ। ये हम थोड़ी, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी माँ और दादी जो है चक्की से पीस करके खिलाती थी। चलो वी आर गोइंग बैक, नॉट फॉरवर्ड। लेकिन फॉरवर्ड का मतलब उस सेंस में जब हम ग्लोबल मीट की बात करते हैं, जब ग्लोबल चैलेंज की बात करते हैं, उसमें हमारा भारत आज भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये है इंडियन नॉलेज सिस्टम की खूबसूरती। ये है इंडियन नॉलेज की, हम पीछे के बारे में भी जाने। यही तो है, आप जब बिहार की बात करते हो तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर, है ना। तो वहाँ ये जो दो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो जल गए, खत्म हो गए, लोगों ने जेल सी बस अंग्रेजों ने आग लगा दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये विश्वविद्यालय किस बात का सबूत है? यह इस बात का सबूत है कि गुरुकुल के अंतर्गत जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वे गुरु अपने शिष्यों को ट्रांसफर करते थे। जो हम जानते हैं ले लो, पूरा लूट लो, जान जाओ। ये नहीं कि पढ़ाने में कंजूसी, कि हमसे बड़ा विद्वान हो जाए। तो ये जो हमारा सिस्टम है, जो पहले जानते थे, आज भी हम उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कोशिश तब होगी जब आप जानोगे कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन क्या है, जब आप जानिएगा कि हमारा इंडियन वैल्यूज क्या है, जब आप अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में आप सभी शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि मैंने कहा कि एनईपी एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम बोथ आर इंटर रिलेटेड। चूंकि एनईपी 2020 का मुख्य आधार है इंडियन नॉलेज सिस्टम, उसके लिए हमने बताया कि एनईपी 2020 की सफलता किस बात पर निर्भर करती है। तो इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षकों को अपने विषय की जानकारी के अतिरिक्त भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या जानकारी है। नहीं है जानकारी, कोई बात नहीं है। आप अमेरिका में जाके पढ़े, यूके में आके पढ़े, यहाँ बन के प्रोफेसर हो गए, ये हो गए, वो हो गए, कोई बात नहीं। उसके लिए आप जाइए, इंडियन नॉलेज सिस्टम भारत सरकार का एक डिवीजन है जो जिसमें करीब इस वर्ष ने पिछले वर्ष 22-23 में करीब 20,000 करोड़ उस पर जो है वो पैसा एलोकेशन किया गया है बजट में। क्यों? इसलिए कि उसी पैसे से आपको ट्रेनिंग देगा, आपको रिफ्रेशर कोर्स कराएगा। तो इसके विकास के लिए, इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के एक डिवीजन जो है बड़ी तेजी से काम कर रहा है, जिसका मुख्य काम है कि ऐसे लोगों, ऐसे संस्थाओं के बारे में डाटाबेस तैयार करना जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो विरासत उनके घर में जमा है ना, उसके बारे में डाटाबेस तैयार करना। साथ ही साथ वो रिपोर्ट तैयार करना, जो भी इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम हो रहा है उसका रिपोर्ट तैयार करना, प्रकाशन करना। नए ज्ञान सृजन के लिए आपको फिनेंशियल असिस्टेंस देगा कि लो इस पर शोध करो। स्कूल और कॉलेज जो हैं वहाँ पर इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो वो सेंटर बनाया जा रहा है, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और अन्य विभागों को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। ये सारे काम भारत सरकार के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। इंडियन नॉलेज सिस्टम जिसको बोलते हैं IKS, वो बड़ी तेजी से काम कर रहा है। मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत की बात की है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत होगा। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि विकसित भारत का एक आर्थिक रेखा है, वो है 30 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी। जिस दिन 30 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी भारत हो जाएगी, उस दिन यह माना जाएगा कि आज का भारत विकसित भारत है। अभी इंडिया जो है डेवलपिंग